नमस्कार, हाजिर हैं देश की बात में और पहले खबर है उत्तर प्रदेश के अमेठी से। अमेठी में एक नाबालिग बच्ची को कुछ लोगों ने घर में बंद कर बेरहमी से पीटा है। उसकी टांगों को डंडा फंसाकर उसके तलवों पर डंडों की बौछार की और उसके बाल नोच नोच कर मारा। बच्ची पर जुल्म करने वालों ने खुद ही इसका वीडियो भी बनाया है। वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उसे ट्वीट कर चेतावनी दी कि अगर 25 घंटे में अपराधी पकड़े नहीं गए तो कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। आरोपियों में एक शख्स पकड़ा गया है। यह मंजर दर्दनाक भी है और डरावना भी। किसी प्रोफेशनल अपराधी जैसा बर्ताव हो रहा है। इस बच्ची को सूरज सोनी के घर में मारा जा रहा है, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है और पहले कई बार जेल जा चुका है और जिला बदर भी हो चुका है। हैरत तो ये है कि इन सब में उसके घर की महिलाएं भी शामिल दिखती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस वायरल वीडियो को ट्वीट कर लिखा कि अमेठी में दलित बच्ची को निर्ममता से पीटने वाली यह घटना निंदनीय है। योगी आदित्यनाथ जी, आपके राज्य में हर रोज दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं होती हैं और 135 महिलाओं के खिलाफ। फिर भी आपकी कानून व्यवस्था सो रही है। अगर 24 घंटे में अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी जोरदार आंदोलन करके आपको जगाने का काम करेगी। ताला लगा हुआ ये घर वही है जिसमें बच्ची को पीटा गया। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद इसे लेकर हंगामा हो गया। पुलिस ने जब आरोपियों को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वे घर में ताला बंद करके फरार हो चुके हैं। त्वरित रूप से थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में माननीय सांसद महोदय का भी निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में घटना में शामिल एक नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। अतिशीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस संबंध में पीड़िता की सुरक्षा के लिए पुलिस बल लगा दिया गया है। आज पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल करवाया। बच्ची के पिता ने पुलिस को जो तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा कायम कर अपराधियों की तलाश हो रही है। ये भयानक है और शर्मनाक है। हो सकता है कि ऐसा करने वाले पकड़े जाएं, लेकिन इसके पीछे जो जेंडर बायस और कास्ट बायस है, यानी एक मर्दाना सोच और जाति के कारण होने वाला भेदभाव शामिल है, वो कब और कैसे दूर होगा ये कहना मुश्किल है। अमेठी में अरुण और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। कमाल, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी, जो ये वीडियो देखा था वाकई बर्बरता से इस बच्ची को पीटा जा रहा था, कैसी तबीयत बताई जा रही है इस लड़की की अस्पताल में? नहीं, उसकी तबीयत ठीक है। मतलब कोई ऐसा खतरा उसको नहीं है, क्योंकि जो मारपीट हुई है वो इस तरह नहीं हुई है कि उसके जान को कोई खतरा हो, लेकिन उसके पैर में डंडा फंसा करके उसके तलवों में मारना, उसको गिरा करके उल्टा लिटा करके उसकी पीठ के ऊपर चढ़ जाना, फिर उसके बाल नोच नोच के उसको पटकना, ये सब किया गया। एक छोटी बच्ची के साथ ये बेइंतहा दर्दनाक बात है। आज मेडिकल हुआ है और मेडिकल में जो जाहिरा चोट वगैरह होगी उसके बारे में डॉक्टर रिपोर्ट देंगे। आज पुलिस उसको लेकर के गई थी, क्योंकि जब मारपीट की घटना में इस तरह के FIR होती है तो उसकी एक बुनियादी ज़रूरत यह भी होती है कि जिसको चोट आई है उसका मेडिकल करा करके मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई जाए उस मुकदमे में। बिल्कुल। और कमाल, एक शख्स इसमें पकड़ा गया है और अन्य लोगों पर पुलिस तो कह रही है कि वो ढूंढ रही होगी। इसमें गरीबी एक बहुत बड़ी वजह है, जाति भी है। जिस तरह से लड़कियों के साथ आपने बोला जेंडर बायस और कास्ट बायस भी है, और साथ ही गरीबी एक बहुत बड़ी वजह है। अगर चोरी का भी आरोप लगा तो कोई किसी को अधिकार नहीं देता कि इस तरह से बर्बरता से व्यवहार किया जाए। उस लिहाज से क्या और इस मामले में सामने आ रहा है, जो ये अपराधी तत्व हैं जिन्होंने जिस तरह से पिटाई की है, क्या उनके बारे में और जानकारी मिल पा रही है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो पावर है वो 3 चीजों से एक फ्यूडल और पेट्रियार्कल सोसाइटी में मिलता है। एक पुरुष होने का पावर होता है, एक फ्यूडल सोसाइटी में ऊंची जात का होने का पावर होता है और पैसे का पावर होता है। तो अगर ये बच्ची इनमें तीनों चीजें अगर उसके साथ हों या इनमें से कुछ भी उसके साथ हो तो शायद उसके साथ ये सुलूक नहीं होगा। लेकिन ये जो 3 कैटेगरीज हैं जिनसे आप शक्ति को हासिल करते हैं, वो तीनों उसके साथ नहीं है। इसलिए एक समाज शास्त्रीय विश्लेषण ये भी है कि इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है।
इनको मारने वालों में जो एक शख्स सोफे पे बैठा हुआ है काले रंग की शर्ट पहने हुए डंडा लिए हुए, उसका नाम सूरज सोनी है। ये क्रिमिनल है, बहुत बार जेल जा चुका है और जिला बदर भी किया जा चुका है। तो जो जिला बदर करने का जो भी उसका पीरियड था वो खत्म हो गया है, तो वो दोबारा जिले में आ गया है। अब कह रहे हैं कि शायद पुलिस फिर से उसको जिला बदर करने की कोशिश करेगी। उसका एक साथी और भी है, वो 2 लोग फरार हैं और पुलिस कह रही है कि वो उनको तलाश करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल कमाल, और दुख यह है कि इस वीडियो में महिलाएं भी हैं जो इस बर्बरता को होते हुए नहीं रोक रही हैं। बिल्कुल जी, आप हमारे साथ जुड़े कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और देश की बात में अब यूपी से आगे बढ़ते हैं, हम सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश और बात करते हैं किसानों की। किसानों की तकलीफ की 3 तस्वीरें इस कहानी में हैं। खाद की कमी, उपज की कमी की कम कीमत और किसानों के खरीद अनाज को रखने में आपराधिक लापरवाही। खाद की कमी तो बोवनी शुरू होने से दिसंबर के अंत तक बनी हुई है। सरकार दिल्ली तक दौड़ लगा रही है, बयान कुछ और दे रही है, विधानसभा में कुछ और बता रही है। उधर विदिशा में खुले में रखा गया धान भीगा तो मंदसौर में बेमौसम की बारिश ने प्याज किसानों पर कहर ढाया है। आगर मालवा जिले के सोयत कला में किसान यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। सुबह से दुकान पर लाइन लग रही है, पुलिस की मौजूदगी में खाद वितरण हो रहा है। फसल की बुआई हो गई, लेकिन खाद की किल्लत बनी हुई है। महिलाएं, बच्चों को भी लाइन में लगना पड़ रहा है। मंदसौर की मंडी में बेमौसम बरसात ने प्याज पर कहर ढाया है। जो प्याज आप 20 से 25 रुपए प्रति किलो खरीद रहे हैं, उनके लिए इन किसानों को सिर्फ 50 पैसे प्रति किलो से लेकर 18 रुपए प्रति किलो तक ही मिल रहा है। रुपये किलो में 50 पैसे रुपये किलो में क्या आ रही, लागत भी नहीं मिल रही हमारे को, नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। आज 4 दिन हो गया गाड़ी लेके आते हो, 50 रुपए का तो पेट्रोल बात दिया, 100 रुपया रोज का। तो अब इसमें कई किसान छोड़ के भी गए हैं, आप भी छोड़ जाओगे? तो फिर क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे क्या करेंगे, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ के जाओगे? जाएंगे छोड़ के। नीचे में 50 रुपए कुंटल तक खरीदारी हो रही है इसकी, और कम से कम 1 बीघे में 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है। घर से लेके यहाँ किसान जो मंडी में ट्रॉली लेके आते हैं, तो वो मतलब 1 बोरी पे 100 रुपए कुंटल का लेते हैं। तो अभी 50 रुपए और हमें देना पड़ रहा है उनको। ज्यादा ऐसी उगी हुई अगर प्याज मिल जाए तो वो छोड़ के चले जाते, तो वो सारा बड़ा ही हम किसान को देना पड़ रहा है। विदिशा मंडी में 953 मीट्रिक टन धान, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, वो 2 साल से रखी है, सड़ चुकी है। वैसे सरकार कहती है खाद की किल्लत नहीं है। किसानों की दूसरी दिक्कत पर सवाल उसे कांग्रेस की साजिश लग रही है। नारे सुनने में अच्छे हैं, लेकिन अगर आप जाइए तो प्रैक्टिकल करके दिखाया भाई, प्रैक्टिकल करके दिखाया। प्रैक्टिकल ये तो एक तो कांग्रेसी लोग है, बदनाम करने के लिए सरकार का वो कर दिया है। पर हम कह रहे हैं आपसे, हम कह रहे हैं कि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने चना, सरसों, मसूर समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाए। हमने हर फसल समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाई। एक तो देखिए, मांग और पूर्ति पर भाव रहते हैं। खाद 2400 रुपये बोरी हो गया, 2800 रुपये बोरी हो गया, लेकिन पूरी सब्सिडी भारत सरकार ने दी है, किसान के हित में की है। जितना उपलब्ध भारत सरकार ने कराया, हमने उसको व्यवस्थित वितरण किया है। वैसे सदन के अंदर मंत्री जी ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के सवाल पर लिखित जवाब में कहा है कि रबी सीजन में यूरिया का लक्ष्य 20 लाख मीट्रिक टन है, मिला है 11,07,000 मीट्रिक टन। डीएपी का लक्ष्य है 8,50,000 मीट्रिक टन, मिला है 5,40,000 मीट्रिक टन। एनपीके का लक्ष्य है 2,35,000 मीट्रिक टन, मिला है 3,44,000 मीट्रिक टन। पोटाश का लक्ष्य है 80,000 मीट्रिक टन, मिला है 56,000 मीट्रिक टन। एक और बात, सरकार बार बार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती रही है, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल और नर्मदा प्रसाद प्रजापति के सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि राज्य में किसानों की आय और इसमें वृद्धि से संबंधित कोई रिकॉर्ड उसके पास है ही नहीं। सरकार अपने हर भाषण में किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन हकीकत में इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, और अगर है भी तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में इसे पेश नहीं किया गया, न ही इसका कोई रोड मैप बताया गया। बाकी शब्दाडंबर तो अच्छे से रचे ही जा सकते हैं, कोई भी किसान इसकी हकीकत बता देगा। आगर मालवा में जफर मुल्तानी, विदिशा में नावेद, मंदसौर में मनीष और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
और देश की बात में हम आगे आपको एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और आगे बताएंगे किस तरह से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की मुश्किल, धर्म संसद और नमाज को लेकर जब कोई रिपोर्ट ही नहीं तो कार्रवाई कैसी। हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में नया मोड़ आ गया है। अब इस मामले में हेट स्पीच देने वालों ने ही हरिद्वार के मौलानाओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के पास जब शिकायत लेकर ये लोग पहुंचे तो बाकायदा उनका वीडियो बनाया गया जिसमें ये लोग पुलिस अधिकारी को घेर कर खड़े हैं और हंसी मजाक करते दिख रहे हैं। वहां मौजूद साध्वी अन्नपूर्णा पुलिस से उनका पक्ष सुनने की बात कह रही हैं। इस बीच नरसिंहानंद ये बोलते हुए साफ सुने जा सकते हैं कि पक्षपात क्यों, निर्णय हमारे पक्ष में ही होगा। होने के बाद आपकी ओर से संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करेंगे। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। हमारी तरफ होगा। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सौरभ शुक्ला। ये वायरल वीडियो कल का है और ये कल आपको बता दें कि जो लगभग 5 से 6 ये साधु संत पहुंचे थे हरिद्वार कोतवाली। इसमें यति नरसिंहानंद, प्रबोधानंद, ये दोनों जो धर्म संसद हुई हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर, इसके आयोजक थे और जहां पे हेट स्पीच दी गई ये दोनों वहां पहुंचे। साथ में अन्नपूर्णा जिनका नाम पूजा शकुन पांडे है वो भी थी, धर्मदास भी मौजूद थे जिनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और वसीम रिजवी जो आजकल जितेंद्र नारायण त्यागी बन के घूम रहा है ये भी मौजूद था। ये वहाँ पर कंप्लेन देने गए मुस्लिम मौलानाओं के खिलाफ। इनका कहना है कि ये सब जो मुस्लिम मौलाना हैं ये हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन इस कंप्लेन को अगर आप पढ़ेंगे तो कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई मैसेज इनके पास ऐसा कंप्लेन में नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये माहौल बनाने के लिए, दिखाने के लिए कितने शक्तिशाली हैं कि वो पुलिस थाने में चले जाते हैं और पुलिस इनका कुछ नहीं कर रही है। और अब वीडियो में जैसा साफ दिख रहा है कि पूजा शकुन पांडे कह रही है कि आप अनबायस्ड होकर काम करेंगे और फिर यति नरसिंहानंद कह रहा है कि नहीं हमारा साथ देंगे। तो ये साफ दिखाने की कोशिश है कि पुलिस उनके साथ है। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से हेट स्पीच दिए 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनफैक्ट गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, दूर दूर तक पूछताछ नहीं हुई है। पूछताछ भी छोड़ दीजिए, जो आरोपी हैं 3 जिनके खिलाफ मुकदमा हो चुका है हेट स्पीच देने को लेकर के, पूजा शकुन पांडे, वसीम रिजवी और धर्मदास, ये तीनों कल खुद थाने गए उल्टी एफआईआर लिखवाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और पुलिस शांत है और हंसती हुई दिख रही है तो क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है उत्तराखंड पुलिस। और नरसिंहानंद जो लगातार संविधान को गाली देता है, हमारे जो महात्मा गांधी हैं देश के, बापू हमारे राष्ट्रपिता, उनके बारे में अपशब्द कहता है। ये अन्नपूर्णा जो कहती है नाथूराम गोडसे के मंदिर बनने चाहिए और तलवार उठा लेनी चाहिए, आधुनिक हथियार होने चाहिए, इस्लाम के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, और ये सब हेट स्पीच दे करके इनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा चुके हैं और ये सब हेट स्पीच दे करके थाने पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार इसको लेकर के हमने कोशिश की कि उत्तराखंड पुलिस से हमारी बातचीत हो, लेकिन उत्तराखंड पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं कह रही है या फिर कुछ भी कहने से बच रही है। प्रबोधानंद जो कि ऑर्गेनाइजर था, हम सब जानते हैं कि इनके कितने मजबूत राजनीतिक कनेक्शंस हैं। खुद पुष्कर धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, प्रबोधानंद के पैर छूते हैं और इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखेंगे तो आपको तमाम बीजेपी नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें नजर आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई कार्रवाई करने के मूड में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ऐसे वीडियोज़ वायरल होते हैं, इसमें पुलिस ठाके लगा रही है उन लोगों के साथ जो नफरती भाषण देते हैं, समाज में जहर घोलते हैं, संविधान के बारे में अपशब्द कहते हैं, तो जाहिर सी बात है जो बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ऐसे अगर पुलिस करेगी तो जाहिर सी बात है सबका विश्वास जीतना मुश्किल है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पास ना हरिद्वार धर्म संसद को लेकर कोई शिकायत आई और ना ही गुड़गांव में नमाज के मुद्दे पर, और आयोग को बस ये लगता है कि मीडिया भावनाएं भड़का रहा है। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो अब्दुल हमीद जो है अपने आप को बांध के बम टैंकों के नीचे लेट जाता है और पैटर्न टैंक का कब्रिस्तान बना देता है। और जब किसी ऐसी जरूरत होती है तो जनरल JS अरोड़ा वहां जाके न्याजी से हथियार गिरवा लेता है। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा हैं। लंबे समय तक खाली रहे चेयरमैन के पद पर 3 महीना पहले ही इनको नियुक्त किया गया है।
लेकिन हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच का मामला हो या गुड़गांव में नमाज का, दोनों ही मामलों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का किरदार सवालों के घेरे में रहा है। हालांकि अल्पसंख्यक आयोग की सफाई है कि धर्म संसद मामले का खुद से संज्ञान लिया गया। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस दिया गया। पूछा गया है कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कौन सी धाराएं लगी हैं और उनकी कब गिरफ्तारी की जाएगी। गुड़गांव नमाज के मामले में 3 सदस्यीय कमेटी जल्द ही दौरा करेगी। लखीमपुर मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हेट स्पीच के लिए मीडिया को ज्यादा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम लोग गुड़गांव जाने वाले हैं इसी वीक में और दोनों समुदायों से और दोनों पक्षों से प्रशासन के बीच में अलग अलग बैठकर बातचीत करेंगे। सर, गुड़गांव यहाँ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है और महीने भर से ये सारा कुछ चल रहा है और अभी भी आप गुड़गांव जाने की सोच रहे हैं? आप सोच नहीं रहे हैं, हमने नोटिस भेज दिए, हम जा रहे हैं। नोटिस भेजा, तैयारी से जाया जाएगा ना। फैक्ट फाइंडिंग आपकी तरह थोड़ी करेंगे कि जाके कैमरा लगा देंगे और वहां पर लोगों के जज्बात भड़काने थोड़ी जा रहे हैं। वहां पर लोग हम लोग कैमरा लगाते हैं, तो कैमरा लगा के ये चाह रहे हैं ना कि हम ऐसी बात। सुनिए मेरी सुनिए, हम वहां सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि दोनों समुदायों के बीच में तालमेल बिठाया जा सके। वहां पर माइनॉरिटीज कमीशन कोई चौधराहट दिखलाने नहीं जा रहा है। अपने अंतिम प्राण के क्षण तक हाल के दिनों में हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात कही गई। पुलिस में मामला दर्ज किए जाने के बावजूद अब तक कोई पूछताछ और गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पर अल्पसंख्यक आयोग की अपनी ही सफाई है। जिन लोगों ने इस तरीके की हेट स्पीच दी है, न हम उसको स्वीकार करते हैं, न देश का कानून इसको स्वीकार करता है, न देश के प्रधानमंत्री जी उसको स्वीकार करते हैं। इस तरीके की भाषा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, चाहे कोई भी बोले, चाहे वो ओवैसी बोले हिंदू धर्म के खिलाफ, चाहे धर्म संसद में बैठे हुए कुछ लोग मुसलमानों के खिलाफ बोले, वो किसी को बर्दाश्त के लिए नहीं है। दिलचस्प ये है कि अल्पसंख्यक आयोग को 700 शिकायतें मिली हैं, जिसमें हेट स्पीच की शिकायत एक भी नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग अपनी ओर से नोटिस देने के अलावा कुछ कहने से भी बचता दिख रहा है। लंबे समय तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति न होना, संवैधानिक अधिकारों का मामला लटके रहना और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कामकाज का ब्यौरा संसद के पटल पर न रखा जाना, ये सारी चीजें बताता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका किस हद तक सीमित होती जा रही है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है कि दिल्ली में येलो अलर्ट है। मेट्रो में तो सवारी आधी कर दी गई है, लेकिन लंबी लंबी लाइनों का क्या होगा? देश की राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट का असर दिखने लगा है। आज जगह जगह मेट्रो में सवारी के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। वाहन में जगह पाने के लिए लोगों में होड़ भी दिखी और जिसकी वजह से कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी हुई। बुधवार को सुबह से मेट्रो स्टेशनों और बस स्टॉप पर भीड़ दिखती रही। कोरोना को लेकर लगी नई पाबंदियों के बाद का ये नज़ारा है। डीडीएमए ने बसों और मेट्रो के भीतर आधी सवारियों की इजाज़त दी है। मुसाफिरों को बेशक भीड़ में अपनी सुरक्षा का सवाल सता रहा है। खतरा तो बढ़ सकता है, इसीलिए हम लोग डिस्टेंस भी थोड़ा मेंटेन किए हुए हैं और जो भी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन उसको फॉलो कर रहे हैं। और मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ सारे लोग भी फॉलो करें। अगर गवर्नमेंट अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेके चल रही है तो उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से करे ना। अब ये देखो, ये सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? आम नागरिक तो एक दूसरे से टच ही है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पा रही है। सर, अंदर भी नहीं हो पाता है। आप अगर मेट्रो में देखो तो आपको लगता है मेट्रो में कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने लोग ट्रैवल करते हैं। चीप मोड ऑफ ट्रैवलिंग है ये। इधर दिल्ली में लगातार केस बढ़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में सक्रिय मामले 557 से बढ़कर 1612 हो गए। एक्टिव मामले 0.038% से बढ़कर 0.11% हो गए। पॉजिटिविटी दर 0.2% से बढ़कर 0.9% हो गई। चिंता की बात यह है कि हर रोज कोविड का ये ग्राफ बड़ा हो रहा है। मंगलवार को दिल्ली में कोविड के 496 मामले सामने आए हैं। 6 महीनों में सबसे ज्यादा। ओमिक्रॉन के 238 केस हो गए, देश में सबसे ज्यादा। दिल्ली में सक्रिय केस 5 दिन से कम के समय में दुगने हो गए। दिल्ली सरकार कह रही है कि बाहर के देशों से आ रहे लोगों की वजह से कोविड की ये रफ्तार है। जो कल 496 पॉजिटिव केसेस आए,
पॉजिटिविटी लगभग 1% के आसपास चल रही है और लगातार पिछले कुछ दिनों से जब से ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ है विदेशों से फ्लाइट्स आनी स्टार्ट हुई हैं, केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी तक एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी नहीं पड़ी है जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव रहे हैं। इधर कोरोना के कायदों की अनदेखी और बढ़ती लापरवाही से जानकार परेशान हैं। हमने देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी लापरवाह हैं, मार्केट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि इस बार तो कोरोना है नहीं। ऐसा नहीं है, कोरोना के केसेस अब बढ़ने शुरू हो गए। आप सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा है कि हमें तीसरी वेव के लिए तैयार रहना है, तो हम पिछले 4 महीने से थर्ड वेव का लगातार तैयारी कर रहे थे। हमने अपनी ऑक्सीजन कैपेसिटी को भी 10 टाइम्स बढ़ाया है, मैन पावर रिक्रूट किया है, आईसीयू की जो संख्या है वो बढ़ाई है, जो दवाई हैं, जो आवश्यक दवाई जो कि कोरोना में काम आती हैं, वो सबका हमने स्टॉक करके रखा है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए जहां दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, वहीं सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम लोगों के पास उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ताकि कम से कम इन प्रतिबंधों के चलते कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा ना हो। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में मेट्रो में 50% क्षमता के साथ ही यात्री आ जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कतारें बहुत लंबी हैं। देखिए क्या हाल है मेट्रो का इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के बाहर हूं और यहां पर लंबी कतार लगी हुई है। जब से जो कोरोना के चलते पाबंदियां लागू हुई हैं उसके बाद से लगातार मेट्रो स्टेशनों के बाहर इसी तरीके की कतार लंबी लंबी दिख रही है। सुबह भी इसी तरीके की कतार थी। बिल्कुल बहुत परेशानी है लोगों को और कम से कम ये मानना है कि मेरा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट ने अगर ये जो रिस्ट्रिक्शन लागू किए हैं ना, इनके हिसाब से लोगों की जो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करना चाहिए। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर तो जो रोस्टर प्रणाली को फॉलो किया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी ऑफिस है वहाँ पर रोस्टर प्रणाली को फॉलो नहीं, फुल कैपेसिटी के साथ यहाँ पे ऑफिस वगैरह ऑपरेट हो रखी हैं। तब तो आपको आने में भी काफ़ी टाइम। बिल्कुल बायोमेट्रिक अटेंडेंस अभी भी रोल चल रही है, ऑपरेशन में है, लेकिन आने के लिए कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ अवेलेबल है नहीं, इसलिए डिले हो रहा है, हम डेली लेट होते हैं। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो लोग आप देखिए कि इसी तरीके से धक्के खाते हुए, घंटों इंतजार करते हुए फिर वो अपने दफ्तर पहुंचेंगे। सुबह भी यही हालत थी क्या? या सर बिल्कुल सुबह यही हालत थी, बहुत बुरा हाल है सर। रोज का यही हाल है। और अंदर रिस्ट्रिक्शन का फॉलो हो रहा है कि अंदर भीड़ रहती है उतनी? अंदर कम भीड़ होता है, लेकिन गेट के बाहर तो आप देखेंगे ना, गेट के बाहर इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है, फिर अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाने से क्या फायदा होगा? पब्लिक के लिए नियम कानून है सर, और अपने लिए रैलियां निकाल रहे हैं ये लोग। इस तरीके से कानून थोड़े ही नहीं चलता है, लोगों के लिए कानून। ये भी बात सही है कि नेता अपनी रैली निकाल रहे हैं। रैलियां यूपी में देखो सर कितना बुरा हाल है अभी, ठीक है, वहाँ कोविड-19 ओमिक्रॉन नहीं है क्या? अब मास्क आपने नहीं पहन रखा है सर, मास्क इसीलिए पहले तो। और यही अगर मास्क नहीं पहनते हुए तो 2000 रुपए का चालान भी काटने के लिए लोग घूम रहे हैं। ओके सर, वो तो ठीक ही है। तो हर कायदे कानून केवल आम जनता के लिए है। हाँ, वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं सर, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं आम पब्लिक के लिए, कमजोर पब्लिक के लिए है। 100% कैपेसिटी से आप दफ्तर को खोल रहे हैं, तो 50% कैपेसिटी से मेट्रो को कैसे आप चला सकते हैं? कहीं ना कहीं तालमेल बैठाने की ज़रूरत है। सरकार के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो कोरोना है वो फैलने न पाए, इसके लिए एहतियात तो ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे कदम भी उठाना ज़रूरी है ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत ना आने पाए। दिल्ली के उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश। कानपुर के इत्र कारोबारी के 7 दिन से छापे पड़ रहे हैं और रोज नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी 7 दिन बाद खत्म हो गई। हालांकि उनकी मुश्किलें समाप्त नहीं हुई हैं। उनके घर से विदेशी सोने की बरामदगी को लेकर अब डीआरआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस छापेमारी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर अहमदाबाद जीएसटी इंटेलिजेंस की 7 दिन तक चली छापेमारी खत्म हो गई। करीब 200 करोड़ रुपए, 23 किलो सोना और 6 करोड़ का चंदन का तेल बरामद किया गया। किसी भी रेड में ये अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है।
जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने डीआरआई को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया एज पर जैसा भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है कि बिगेस्ट कैश रिकवरी। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये पैसा किसका है। बीजेपी और सपा एक दूसरे का पैसा बता रहे हैं कि नोटबंदी इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। अभी 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। प्रधानमंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तक इसे लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसी की माने तो पैसा पीयूष जैन का है। पीयूष जैन ने माना कि उसने अपनी 3 कंपनियों के जरिए सामान भेजकर जीएसटी चोरी की। पीयूष जैन की तीनों कंपनियों में 2021 में केवल 21 करोड़ का लेन देन दिखाया गया, जबकि पीयूष जैन की तीनों कंपनियों ने 4 सालों में 177 करोड़ से ज्यादा का सामान भेजा। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल इन्होंने 45 करोड़ का सामान बिना जीएसटी दिए भेजा। इस तरह इन्होंने पिछले 4 सालों में 31 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी की। हालांकि पीयूष जैन के परिवार ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर आरोप लगाया कि वो 52 करोड़ की पेनल्टी भरने को तैयार थे, लेकिन फिर भी गलत तरीके से पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई। चर्चा ये भी चल रही है कि छापेमारी समाजवादी परफ्यूम लॉन्च करने वाले पंपी जैन के यहाँ होनी थी, लेकिन गफलत में पीयूष जैन के यहाँ हो गई। हालांकि एजेंसी इसे खारिज कर रही है। क्योंकि मामला 5 करोड़ से ऊपर का है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। माननीय न्यायालय में श्री पीयूष कुमार जैन जी को ले जाके अरेस्ट के लिए कहा गया। माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय ने पीयूष जैन के रिमांड को एक्सेप्ट किया और प्राइमा फेसी जो जांच का आया है उसमें 32 करोड़ 50 लाख रुपए की भी टैक्स की चोरी पाई गई है। पीयूष जैन के घर से मिले 23 किलो सोने की जांच डीआरआई कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि सोना विदेश से तस्करी कर तो नहीं लाया गया। जितनी बड़ी ये छापेमारी है उतनी बड़े ही छापेमारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हवाई चप्पल पहनकर स्कूटर में घूमने वाला शख्स आखिर इतना सारा कैश अपने घर में क्यों रखेगा। क्या ये मामला सिर्फ जीएसटी चोरी का है या उससे कहीं बड़ा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।